दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक ऐसे इंसान की कहानी लेके आया हूँ जिनकी खोजों की वजह से आज करोड़ों लोग जिंदा हैं। नाम था उनका लुई पास्चर। दोस्तों, वेलकम टू बिग स्टोरीज। आज हम एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन हमको ये पूरा विश्वास है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, जो दिन रात हमें इस मुश्किल से ऊपर निकालने में लगे हुए हैं। वैक्सीन्स बनाने के ऊपर रिसर्च चल रही है और कई देशों के साइंटिस्ट ने सफलता भी पा ली है। आप खुद से पूछो, अपने दिल पर हाथ रख के पूछो कि क्या आपको इन लोगों पे विश्वास नहीं है? अगर आपके विश्वास में थोड़ी सी भी कमी है तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप पूर्ण विश्वास से भर जाएंगे कि हाँ, हम सुरक्षित हैं, हम सुरक्षित रहेंगे ऐसे ही लोगों की वजह से जो हमारे लिए, मानवता के लिए दिन रात कड़ी मेहनत करके हमारे सामने आई हुई मुसीबत का हल ढूंढ रहे हैं। सन 1822 लुई पास्चर का जन्म 27 दिसंबर 1822 को पूर्वी फ्रांस में डोल नाम के एक जगह में एक गरीब कैथोलिक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जीन जोसेफ पास्चर और मां का नाम जीन एटिनेट रूकी था। लुई पास्चर अपने माता पिता की तीसरी संतान थे। उनके पिता एक टेनर थे। हालांकि पहले वो नेपोलियन बोनापार्ट की सेना में प्रमुख सार्जेंट थे और उन्हें देश की सेवा करने के लिए सम्मान भी मिला था, लेकिन अब वो एक मामूली से गरीब टेनर थे। टेनर मतलब वो लोग जो मरे हुए जानवरों का चमड़ा उतारते थे, या यूं कहें कि वो चमड़े के व्यवसाय में थे। जीन जोसेफ पास्चर गरीब थे और पढ़े लिखे भी नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि उनकी संतानें पढ़ें और अपना जीवन अच्छे से बिताएं। सन 1826 में जब लुई पास्चर 4 साल के थे, उनके पिता अपने पूरे परिवार को लेके डोल से लगभग 32 किलोमीटर दूर मार्नोस चले गए और फिर 1827 में वो पास में ही अरबिस नाम की जगह पे चले गए। अरबिस में ही लुई पास्चर का एडमिशन एक प्राइमरी स्कूल में हुआ। पिता का सपना था कि उनके बच्चे पढ़ लिख के आगे बढ़ें और इसलिए उन्होंने अपनी हैसियत से बढ़कर अच्छे स्कूल में लुई का एडमिशन करवाया। लेकिन लुई एक एवरेज स्टूडेंट ही थे। उनको स्कूल में अच्छा विद्यार्थी नहीं माना जाता था। उनकी कक्षा के दूसरे छात्र उनका मजाक भी उड़ाते थे। पढ़ाई में तो कमजोर थे लुई, लेकिन चित्रकला में बहुत अच्छे थे। लुई पास्चर जब छोटे थे तभी उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिन्होंने उनकी जिंदगी बदल दी थी। उन्होंने बचपन में देखा रेबीज बीमारी से लोगों को तड़प तड़प के मरते हुए। छोटे जरूर थे लुई पास्चर, लेकिन इस तकलीफ को वो अंदर से महसूस करते थे। उनके मन में आता था कि वो कैसे लोगों की मदद करें, लेकिन उनके पास कोई रास्ता, कोई दवा नहीं थी। रेबीज एक ऐसी खतरनाक बीमारी थी जिसका कोई इलाज नहीं था। उन्होंने देखा कि जब कोई पागल भेड़िया या पागल कुत्ता किसी इंसान को काट लेता है तो उस इंसान की क्या हालत होती है। करीब करीब वो सारे लोग बड़ी दर्दनाक मौत मरते थे। लुई पास्चर छोटे थे उस समय और बार बार उनके मन में बस यही सवाल आता था कि आखिर ये कौन सी ऐसी बीमारी है जिससे इंसान खुद को नहीं बचा सकता। कई बार वो अपने पिता से भी ये सवाल पूछा करते थे। उनके पिता ने उनको समझाया कि बेटा, आज नहीं तो कल हम इस खतरनाक बीमारी का इलाज जरूर ढूंढ लेंगे। तुम भी कड़ी मेहनत करो, खूब पढ़ो, ताकि तुम ही शायद इसका इलाज ढूंढ पाओ। लुई पास्चर के दिमाग में ये बात अच्छे से बैठ गई कि ज्ञान प्राप्त करके ही शायद इस बीमारी का इलाज ढूंढा जा सकता है। धीरे धीरे लुई पास्चर पढ़ाई में गंभीर होते गए और उन्होंने स्कूल में पुरस्कार जीतना भी शुरू किया। उनके पिता को लगा कि अब लुई पास्चर को आगे की पढ़ाई भी करवानी चाहिए। लुई में हुए नए परिवर्तन से उनको विश्वास था कि वो एक अच्छे अध्यापक जरूर बनेंगे, और वो भी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में। अरबिस में ही लुई पास्चर ने सेकेंडरी स्कूल की पढ़ाई पूरी की। सन 1839 में उन्होंने दर्शन का अध्ययन करने के लिए पश्चिमी फ्रांस में ही बेसनकॉन शहर में रॉयल कॉलेज में प्रवेश लिया और 1840 में अपनी बैचलर ऑफ लेटर्स की डिग्री हासिल की। साइंस और स्पेशल मैथमेटिक्स की डिग्री की पढ़ाई करते हुए उन्हें बेसनकॉन कॉलेज में बतौर ट्यूटर भी काम करने का मौका मिला। 2 साल बाद उन्होंने बेसनकॉन कॉलेज से विज्ञान में बैचलर की डिग्री हासिल की। उनकी विशेष रुचि रसायन शास्त्र में थी।
उनके पिता ने उनकी आगे की पढ़ाई के लिए पेरिस भेजा और इसके लिए उन्होंने बहुत बड़ा कर्ज भी लिया, लेकिन वो जानते थे कि ये जरूरी था उनके बेटे के अच्छे जीवन के लिए। पेरिस में लुई ने इकोल नॉर्मल सुपीरियर में एडमिशन लिया। सन 1845 में लुई पाश्चर ने साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की और 2 साल बाद उन्होंने डॉक्टरेट की भी डिग्री प्राप्त की। सन 1848 में उनको स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने का मौका मिला। यहाँ पर केमिस्ट्री का प्रोफेसर बनने के बाद उनको बहुत सा मौका मिला अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाने का। यहाँ पर काम करते हुए उन्होंने क्रिस्टलों का अध्ययन किया और इसके साथ ही साथ बहुत महत्वपूर्ण रिसर्च भी किए, जिसकी वजह से लुई को दूर दूर तक लोग एक अच्छे रसायन शास्त्री के रूप में जानने लगे। सन 1849 में लुई शराब में मौजूद टार्टरिक एसिड की प्रकृति के विषय में एक स्टडी कर रहे थे। उन्होंने पाया कि शराब में एक पैरा टार्टरिक एसिड भी होता है जो लगता तो टार्टरिक एसिड जैसा ही है, पर दोनों की संरचना में बहुत अंतर होता है। जबकि उस समय के दूसरे वैज्ञानिकों का ये मानना था कि टार्टरिक एसिड और पैरा टार्टरिक एसिड दोनों एक ही है। कुछ दिनों के बाद उनको शराब से जुड़ी हुई एक समस्या का समाधान करने के लिए कहा गया। वो समस्या थी कि शराब कुछ दिनों के बाद खट्टी हो जाती थी। लुई ने शराब की जांच की अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से और उन्होंने पाया कि शराब में बहुत से छोटे जीव होते हैं जो कि शराब को खट्टा कर देते हैं। उन्होंने शराब को लगभग 30 मिनट तक 60 सेंटीग्रेड पे गर्म किया और पाया कि इससे वो छोटे जीव मर जाते हैं और शराब के टेस्ट में भी कोई बदलाव नहीं आता। लुई ने बायोकेमिस्ट्री यानी जीव रसायन शास्त्र के सिद्धांत जो उस समय तक प्रचलित थे उनमें बदलाव किए। अब तक ये माना जाता था कि जो सूक्ष्म जीव यानी जीवाणु होते हैं वो खुद से ही बन जाते हैं, यानी उनका स्वयं जनन या सेल्फ जनरेशन होता है। लुई पाश्चर ने अपने प्रयोगों से ये साबित किया कि ये गलत था। उन्होंने कई खाने पीने वाली चीजों को अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से चेक किया और पाया कि उन चीजों में भी छोटे छोटे जीव यानी जीवाणु होते हैं। दोस्तों, लुई ने ही उन छोटे छोटे जीवों का नाम जीवाणु रखा था। उस समय तक इन जीवाणुओं के बारे में दूसरे वैज्ञानिकों की जानकारी ना के बराबर थी। लुई ने पाया कि जब खाने पीने की चीजों को गर्म किया जाता है तो जीवाणु मर जाते हैं। यही प्रयोग उन्होंने दूध के साथ भी किया। आप जानते हैं कि दूध को पीने से पहले हम उसको उबालते हैं और इसका कारण हम जानते भी हैं। इसका कारण है दूध में मौजूद खतरनाक बैक्टीरिया जैसे ई कोली, साल्मोनेला और दूसरे जीवाणु या पैथोजन को नष्ट करना जो हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दूध को या किसी और खाने पीने की चीजों को इस्तेमाल में लाने से पहले गर्म करके ठंडा करने की प्रक्रिया को पाश्चुरीकरण या पाश्चराइजेशन कहते हैं। लुई की इन खोजों ने दुनिया भर के शराब उद्योग की सहायता की और इसके साथ ही साथ दूध और अन्य खाने पीने की चीजों को अधिक समय तक खराब होने से बचाकर रखने में मदद की, जो कि आज तक काम कर रही है। लुई को शक था कि हवा में भी जीवाणु होते हैं और इसलिए उन्होंने एक प्रयोग किया। उन्होंने थोड़ी सी रुई ली और उसको पानी में डालकर अच्छे से उबाल लिया ताकि रुई में जो जीवाणु पहले से मौजूद थे वो मर जाएं। इसके बाद उन्होंने रुई को पानी से निकालकर बाहर खुले में रख दिया। कुछ देर बाद उन्होंने फिर उस रुई को ठंडे पानी में डाला और अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से उसकी जांच की। जांच में उन्होंने पाया कि उस रुई में फिर से जीवाणु नजर आने लगे। उनकी रिसर्च सही दिशा में थी। एक और प्रयोग किया उन्होंने एक खास डिजाइन का फ्लास्क बनवाया जिसमें केवल साफ हवा जा सके, लेकिन हवा में मौजूद जीवाणु उस फ्लास्क के अंदर ना जा सके। अब उन्होंने एक सूप बनाया और उसे फ्लास्क में भर दिया। उसके बाद उन्होंने फ्लास्क को गर्म किया ताकि सूप उबलने लगे। उन्होंने फ्लास्क की नली से भाप को निकलने दिया। जब सूप उबल गया तो उसमें मौजूद सभी जीवाणु मर गए। अब फ्लास्क को उन्होंने ठंडा करने के लिए रख दिया। ठंडा होने के बाद उन्होंने उस सूप को अपने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से चेक किया और पाया कि उसमें कोई भी नए जीवाणु नहीं आए थे। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने सूप को एक खुले बर्तन में भी उबाल के रखा था, जो कि हवा लगने के कारण जीवाणुओं से वापस भर गया। इस रिसर्च ने लुई के इस सिद्धांत को साबित कर दिया कि जीवाणु खुद से नहीं बनते और हवा में भी जीवाणु मौजूद होते हैं। लुई के पहले इस बारे में कई वैज्ञानिकों ने लिखा था, लेकिन लुई के सिद्धांत प्रयोगों पे आधारित थे, जिसके कारण यूरोप के लोगों को उनके सिद्धांत पे ज्यादा विश्वास हुआ। स्ट्रासबर्ग यूनिवर्सिटी में एक पादरी थे जिनकी बेटी का नाम था मैरी लॉरेंट। लुई की मुलाकात मैरी लॉरेंट से हुई और फिर उन दोनों ने शादी कर ली।
लुई के 5 बच्चे हुए, जिनमें से 2 की मृत्यु टाइफाइड के कारण बचपन में ही हो गई। ये भी एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से लुई सूक्ष्म जीवों की रिसर्च में गंभीरता से जुट गए थे। उस समय सिल्क का बिजनेस भी एक समस्या से जूझ रहा था। सन 1865 के आसपास फ्रांस और दूसरे यूरोपीय देशों में सिल्क के कीड़ों में एक ऐसी बीमारी फैल रही थी जिसकी वजह से सिल्क के कीड़े मर जाते थे। लुई ने इसकी जांच की और पाया कि उन कीड़ों में ऐसे रोग फैलाने वाले जीवाणु होते हैं जो कीड़ों को मार रहे थे। लुई अब पूरा समय जीवाणु की रिसर्च में लगाने लगे। उन्होंने पाया कि इंसानों में कई ऐसे रोग होते हैं जो जीवाणुओं के इंसानों के शरीर में प्रवेश करने के कारण ही होते हैं। उन्होंने डॉक्टर्स को, सर्जन्स को जागरूक करना शुरू किया। लुई ने बताया कि सर्जन को सर्जरी करने से पहले अपने औजारों को उबालकर जीवाणु या कीटाणु रहित कर लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि सर्जरी सफल होने के बाद भी मरीज की मृत्यु हो जाती थी और इसका कारण था वो कीटाणु या जीवाणु जो सर्जरी के औजारों या सर्जन्स के हाथों या दूसरी चीजों पर लगे होते थे। लुई लगातार इस दिशा में काम कर रहे थे और उन्होंने की एक और बड़ी खोज जिसने साइंस के क्षेत्र में क्रांति ला दी। सन 1879 की बात है। मुर्गियों में हैजा फैला हुआ था। इसको चिकन कॉलरा कहा जाता था। ये एक अत्यधिक संक्रामक और घातक बीमारी थी और इस बीमारी से ग्रसित लगभग सारी मुर्गियां मर जाती थीं। लुई पास्चर अपनी रिसर्च उन मुर्गियों के ऊपर करने लगे और अपनी रिसर्च में उन्होंने पाया कि मुर्गियों में कुछ नए तरह के जीवाणु थे जो कि स्वस्थ मुर्गियों में नहीं थे। उन्होंने ये भी पाया कि स्वस्थ मुर्गियों में और भी कुछ जीवाणु थे जो कि अस्वस्थ मुर्गियों में भी थे। आज तक प्राप्त किए अपने ज्ञान से और पहले किए गए रिसर्च से उनको इसका कारण समझ में आया। उन्होंने समझ लिया कि आखिर क्यों कुछ जीवाणु यानी बैक्टीरिया के रहते हुए भी मुर्गियों के स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ता। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता के बारे में वो जानते ही थे। किसी भी जीव के अंदर उसका जो इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र होता है वो उन जीवों के शरीर को रोगों से बचा के रखता है जो कि जीवाणु के कारण हो सकते हैं। शरीर का इम्यून सिस्टम जीवाणुओं को या तो पूरी तरह से नष्ट कर देता है या फिर उनको निष्क्रिय बना देता है ताकि वो शरीर को नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन जब कोई ऐसा जीवाणु शरीर में प्रवेश कर जाता है जिसकी जानकारी शरीर को पहले से नहीं होती तो फिर वो जीवाणु अपना काम कर जाते हैं और शरीर को नुकसान पहुंचा देते हैं। लुई को मुर्गियों के अंदर मौजूद उन खतरनाक सूक्ष्म जीवों यानी जीवाणुओं के बारे में पता चल गया था। उन्होंने अब वैक्सीन बनाने का काम शुरू किया। हालांकि लुई पहली बार वैक्सीन नहीं बना रहे थे। इसके पहले भी सन 1796 में ब्रिटिश के डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका तैयार किया था, इसलिए टीके के बारे में जानते थे लुई को विश्वास था कि अगर चेचक का टीका बन सकता है तो इस तरह से होने वाली दूसरी बीमारियों का भी टीका बन सकता है। लुई को यह भी पता था कि चिकन पॉक्स यानी चेचक की वैक्सीन काम करती थी, लेकिन कैसे बनाई गई और वो कैसे काम करती थी इस बारे में उनको पता नहीं था। इसलिए उन्होंने ट्रायल और एरर के आधार पे काम करना शुरू किया, यानी प्रयोग करेंगे और उन प्रयोगों में कुछ गलतियां होंगी जिसको वो सुधारते हुए वापस प्रयोग करेंगे। इस तरह कई बार प्रयोग करने और प्रयोग में हुई गलतियों को सुधार कर वापस प्रयोग करने की प्रक्रिया को ट्रायल एंड एरर मेथड कहते हैं। दोस्तों, टीके यानी वैक्सीन का काम होता है हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, और ये होता कैसे है वो आप लुई पास्चर के इस प्रयोग से समझ सकते हैं। लुई ने पहचान तो कर ली थी मुर्गियों के अंदर मौजूद हैजा रोग फैलाने वाले जीवाणुओं की। उन्होंने पहले उन जीवाणुओं को मुर्गियों के शरीर के बाहर निकाला और फिर उनकी संख्या बढ़ाई। इसके लिए उन्होंने उन जीवाणुओं को चिकन मीट से बने शोरबे में डाला, जिससे उस शोरबे में उन जीवाणुओं की संख्या बढ़ गई। ये उन्होंने इसलिए किया क्योंकि बार बार मुर्गियों के शरीर से जीवाणुओं को निकालकर लैब में प्रयोग करना उनके लिए संभव नहीं था। इसलिए जीवाणुओं को उनके शरीर से बाहर बनाना जरूरी था ताकि उनको अपने प्रयोगों के लिए पर्याप्त मात्रा में जीवाणु मिल सके। अपनी रिसर्च में वो स्वस्थ मुर्गियों के शरीर में उन जीवाणुओं को इंजेक्ट करते थे। इस प्रक्रिया में उन्होंने देखा कि वो मुर्गियां इन्फेक्टेड हो गई और बहुत सी मुर्गियां मर गईं। उन्होंने अपनी स्टडी जारी रखी और लगातार ये कोशिश करते रहे कि कैसे एक सुरक्षित वैक्सीन बनाई जाए। लुई का एक सहायक यानी असिस्टेंट था। एक बार वो असिस्टेंट छुट्टियों में बाहर जाने वाला था। लुई ने उससे कहा कि तुम छुट्टियों पे जाने से पहले मुर्गियों को इंजेक्शन दे के जाना, लेकिन वो असिस्टेंट इस बात को भूल गया। जब वो 1 महीने के बाद लौटा तब उसे याद आया और उसने 1 महीने पहले बना के रखे गए इंजेक्शंस को मुर्गियों को लगा दिए।
उन मुर्गियों में बीमारी के कुछ लक्षण दिखाई दिए, लेकिन फिर वो ठीक हो गईं। असिस्टेंट ने ये बात लुई को बताई। लुई को आश्चर्य हुआ। अब उन्होंने फ्रेश जीवाणुओं से बने इंजेक्शंस को उन मुर्गियों को दिया, लेकिन वो मुर्गियां बीमार नहीं पड़ी। लुई ने इस बात से ये निष्कर्ष निकाला कि पुराने जीवाणुओं के अंदर बीमारी फैलाने वाली शक्ति कम हो गई थी। वो निष्क्रिय हो चुके थे और इसका कारण था ऑक्सीजन और जिस केमिकल में वो रखे गए थे। जब वो कमजोर जीवाणु मुर्गियों के शरीर में गए तो मुर्गियों के शरीर में मौजूद इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरोधक तंत्र को उन जीवाणुओं की पहचान हो गई और वो उन जीवाणुओं से निपटने के लिए तैयार हो गया। जब फ्रेश जीवाणु उन मुर्गियों के अंदर डाले गए तब उन मुर्गियों की रोग प्रतिरोधक शक्ति ने उनको बेअसर करके नष्ट कर डाला। और इस तरह लुई ने खोज कर ली एक सुरक्षित टीके यानी वैक्सीन की, और उनकी इस स्टडी ने वायरोलॉजी के क्षेत्र को हमेशा के लिए बदल दिया। लुई पाश्चर द्वारा चिकन कॉलरा के टीके की खोज ने कई संक्रामक रोगों के इलाज ढूंढने में सहायता की और उनकी इस खोज को प्रतिरक्षा विज्ञान यानी इम्यूनोलॉजी का जन्म माना जा सकता है। सन 1881 में उन्होंने एंथ्रेक्स के लिए एक टीका विकसित करने में मदद की, जिसे भेड़, बकरियों और गायों में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया गया। लुई का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा था। अब उन्होंने फोकस किया रेबीज बीमारी पर। उनको पक्का विश्वास था कि जब चेचक का टीका बन सकता है और जब मैंने इतनी सफलतापूर्वक कई टीके बनाए हैं तो मैं रेबीज का टीका भी बना सकता हूँ। वो दिन रात रेबीज के टीके को बनाने के लिए जुट गए। इसके लिए जब भी उन्हें कोई बताता कि कहीं पर रेबीज से संक्रमित कोई कुत्ता पाया गया है तो वो उस जगह पर जाते और उस कुत्ते को पकड़कर अपनी लैब में ले आते। खतरा लुई को बहुत था जब वो ये प्रयोग कर रहे थे, क्योंकि उनको भी रेबीज हो सकता था अगर गलती से कोई कुत्ता उनको काट लेता या फिर प्रयोगों के दौरान रेबीज के विषाणु उनके शरीर में प्रवेश कर जाते। लेकिन खतरा जानते हुए भी वो मानव जाति के कल्याण के लिए लगातार प्रयोग करते रहे, बिना रुके, बिना डरे। शुरुआती दौर में उनको बहुत दिक्कतें आईं। वो उन कुत्तों के खून की जांच करते जिन्हें रेबीज बीमारी होती थी और वो ढूंढते उन जीवाणुओं को कुत्तों के ब्लड में, लेकिन वो जीवाणु उनको मिल नहीं रहे थे। दरअसल लुई को ये पता नहीं था उस समय कि रेबीज बीमारी पैदा करने वाले जीवाणु नहीं बल्कि वो तो विषाणु यानी वायरस थे। ऐसे वायरस जो कि बहुत छोटे थे और तेजी से अपनी संख्या बढ़ाते थे। लेकिन कुछ दिनों तक प्रयोग करते करते लुई को इस बात का पता चल गया कि वो सूक्ष्म जीव जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु थे। और जब कोई कुत्ता या भेड़िया जो कि रेबीज से ग्रसित है अगर किसी को काट लेता है तो ये वायरस उसके शरीर में प्रवेश कर जाता है। वो जानते थे शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति के बारे में कि वो कैसे काम करती है, और वो ये भी समझ गए थे कि आखिर इंसानों और कुत्तों का रोग प्रतिरोधक तंत्र क्यों उन वायरस से लड़ नहीं पाता। अब तक की गई रिसर्च से उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उससे उन्हें ये पता चल गया कि रोग से लड़ने के लिए शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति तभी काम करती है जब उसे ये पता हो कि दुश्मन आखिर है कौन। अगर हमारा शरीर जीवाणु या विषाणु रूपी दुश्मन को पहचान ही नहीं पाएगा तो उससे लड़ेगा कैसे। लुई को पता चल गया था कि रेबीज के विषाणु जब किसी कुत्ते, भेड़िए या मनुष्य के शरीर में पहुंचते हैं तो तेजी से बढ़ते हैं। लेकिन लुई ने कसम खाई थी मानव जाति को इस खतरनाक वायरस से बचाने की, और उन्होंने अपना पूरा फोकस इस पर लगा दिया। अपने एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने पाया कि रेबीज के टीके को बनाने के लिए उनको अपने पुराने तरीके बदलने पड़ेंगे। उन्होंने रेबीज के वायरस को कई जीवों के शरीर में इंजेक्ट किया और ये पाया कि वो वायरस जब अलग अलग जीवों के शरीर में प्रवेश करते थे तो वो उन शरीरों के हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते थे। कई जीवों के शरीर में जब वो वायरस जाते थे तो और खतरनाक हो जाते थे, जबकि उन्होंने देखा कि जब वो वायरस उन्होंने खरगोश के शरीर में इंजेक्ट किया तो वो बिल्कुल निष्क्रिय हो गए। बस फिर क्या था, उन्होंने खरगोश की रीढ़ की हड्डी से रेबीज के वायरस को निकाला और उससे वैक्सीन बनाना शुरू कर दिया। ये वैक्सीन उन्होंने इस तरह से बनाई कि ये रेबीज के वायरस को कमजोर करने की जगह उनको मार डाले। उन्होंने पहले उस वैक्सीन का प्रयोग स्वस्थ कुत्तों पे किया जिनको रेबीज नहीं था। उन कुत्तों पर कोई बुरा प्रभाव इस वैक्सीन का नहीं पड़ा। कुछ दिनों के बाद लुई ने उन्हीं कुत्तों में फ्रेश रेबीज के वायरस को इंजेक्ट किया, लेकिन उन कुत्तों को रेबीज की बीमारी नहीं हुई।
इसका मतलब साफ था कि उन कुत्तों के शरीर के रोग प्रतिरोधक तंत्र को उन विषाणुओं की पहचान पहले से ही हो चुकी थी और इसलिए जब वो वायरस उनके शरीर में वापस डाले गए तो उन वायरस यानी विषाणुओं ने उनके शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाया, क्योंकि उनके शरीर का रोग प्रतिरोधक तंत्र उनसे निपटना सीख चुका था। जैसे ही फ्रेश और सक्रिय वायरस उन कुत्तों के शरीर में गए, उनके रोग प्रतिरोधक तंत्र ने उनसे लड़ना शुरू कर दिया और उनको नष्ट कर डाला। कुत्तों पर तो ये एक्सपेरिमेंट सफल हो चुका था, लेकिन अब असली चुनौती सामने थी और वो थी इंसानों को रेबीज से बचाना। लुई अपनी टेस्टिंग में लगे थे और रेबीज के वैक्सीन को आदमी के शरीर पर परीक्षण करने की तैयारी कर रहे थे। उनके आसपास के लोगों को भी पता चल गया था कि उन्होंने रेबीज का वैक्सीन बना लिया है और जिसका पॉजिटिव रिजल्ट आया है कुत्तों पर। कुछ दिनों बाद एक घटना घटी। एक दिन एक औरत अपने 9 साल के बच्चे को लेकर लुई के पास आई। उस बच्चे का नाम था जोसेफ मिस्टर। उसको जंगली कुत्तों ने बहुत बुरी तरह से काट लिया था। वो जंगली कुत्ते रेबीज के शिकार थे। पूरी संभावना थी कि वो बच्चा मर जाता। उस औरत ने लुई से बहुत प्रार्थना की कि वो उसके बच्चे को बचा लें। लुई बहुत मुश्किल में थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक उस वैक्सीन का प्रयोग किसी इंसान पे नहीं किया था। उनको डर था कि अगर मैं इस बच्चे को वैक्सीन दे दूं और ये सफल नहीं हुआ तो उनके लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती। लेकिन उस औरत के बार बार रिक्वेस्ट करने पर लुई ने उस बच्चे को रेबीज के इंजेक्शन देने का खतरा मोल ले लिया और उन्होंने 6 जुलाई 1885 को रेबीज की वैक्सीन को उस बच्चे को लगा दिया, जिसको बनाने के लिए उन्होंने रेबीज के उन निष्क्रिय वायरस का इस्तेमाल किया था जो उन्होंने संक्रमित खरगोशों की रीढ़ की हड्डी से निकाला था। 21 दिनों तक रोज उन्होंने उस वैक्सीन की डोज उस बच्चे को दी और उसके बाद उन्होंने देखा कि उसमें रेबीज के कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए। कुछ दिनों तक और इंतजार किया। वो बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ हो चुका था। इसका मतलब ये था कि रेबीज की वो वैक्सीन इंसान पर काम कर गई थी। मानव इतिहास में घटी ये एक बड़ी घटना थी जिसने इंसानों को रोशनी की एक नई किरण दी और वो थी जिंदगी की किरण। जो बीमारी उस समय के पहले तक लाइलाज थी और हर साल जिससे करोड़ों लोगों की जान चली जाती थी, लुई की इस खोज ने उस पर नियंत्रण पाने का तरीका ढूंढ लिया था। लुई इस सफल परीक्षण के बाद एक अंतर्राष्ट्रीय नायक बन गए। लुई को अपने जीवन में बहुत सारे अवार्ड्स मिले और दुनिया के कई देशों में कई जगहों का नाम उनके नाम के ऊपर रखा गया। सन 1868 में लुई को एक गंभीर मस्तिष्क आघात यानी ब्रेन स्ट्रोक हुआ था, जिसने उनके शरीर के बाईं ओर लकवा मार दिया था, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो गए थे। लेकिन 1894 में उनको एक स्ट्रोक और लगा, जिससे उनके स्वास्थ्य को बहुत गंभीर रूप से बिगाड़ दिया और वो ठीक नहीं हो पाए। 18 सितंबर 1895 को पेरिस के पास ही उनकी मृत्यु हो गई। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी और इस कहानी को सुनने के बाद आपका विश्वास पूरी तरह से मजबूत होगा कि इंसान मुसीबतों से डरते नहीं, उनका डट कर मुकाबला करते हैं और बहुत से इंसान इस दुनिया में ऐसे हैं जो लगातार मानव जाति की भलाई के लिए काम करते रहते हैं। एक नए वीडियो में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। प्लीज इसको लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों परिवार के लोगों के साथ शेयर जरूर करना और इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।